हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी फ़िज़िक्स बुक नंबर 2 ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 विच इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब हर बुक का जो पहला चैप्टर होता है वो हमेशा छोटा होता है, वैसे ही इस बुक 2 का भी पहला चैप्टर बहुत छोटा है। बट थिंग्स यू नीड टू लर्न, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस आपको अपना वही माइंड यूज़ करना है जो आप पूरी फर्स्ट टू 8 चैप्टर में यूज़ करते आ रहे थे। मतलब लॉजिकल थिंकिंग करनी है आपको बस इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे में हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे। व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? अगर मैं आपको बोलूँ डिफ़ाइन इलास्टिसिटी, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे एक इलास्टिसिटी? लेट्स सपोज आई हैव टेकन अ स्प्रिंग, ठीक है। मैंने एक स्प्रिंग ले रखा है विच हैव मैनी टर्न्स ऑफ कोर्स। मैंने स्प्रिंग को यहाँ से और यहाँ से प्रेशर दे करके इसे कंप्रेस किया, ठीक है। पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब छोड़ा तब इसने दोबारा से अपनी वही, जब कंप्रेस करने के बाद ये जब छोटा हो गया, तब जब छोड़ा तो ये दोबारा से अपनी वही उस पोजीशन पे वापस आ गया, उसी शेप और साइज़ में वापस आ गया। यही मैं इलोंगेट करूँ, अगर मैंने इसी को ही खींच कर थोड़ा सा इलोंगेट करने की कोशिश करी, इलोंगेट करने की थोड़ी कोशिश करी, तब भी जब छोड़ा तब ये दोबारा से अपनी साइज़ और शेप रीगेन कर लेता है, ठीक है। तो यही इलास्टिसिटी कहलाती है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की, जो कि बॉडी को जो है वो अपने उस पोजीशन, उस साइज़ और शेप में रीगेन करवा देती है। जब आपने एक फोर्स लगाया जो कि होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, ये आप सबको पता है। कुछ ऐसा वो नहीं है, आपने नहीं भी सुना हो पहली बार, पर आपको पता है क्या मतलब होता है डिफॉर्मेशन का। डिफॉर्मिंग फोर्स, पहले जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसके बाद जब इसे छोड़ा, तो ये अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स जब जैसे ही रिमूव होती है तो ये अपनी रीगेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज, और वही इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी it is a property of a matter by virtue of which body tends to regain its original shape and size after deformation, deforming force are removed, ठीक है। आई होप आपको इलास्टिसिटी समझ आई होगी। और जो मैंने बोला आपने वो लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा तो आप पॉज करके दोबारा से सुनकर लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू एक बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट क्या समझते हो आप इलास्टिक की लिमिट से? इट इज़, अगर आप समझ लो मैंने एक आपको स्प्रिंग दी, ठीक है। मैंने कहा इलोंगेट करो, आप कितना कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्प्रिंग, यू कैन इलोंगेट इट फर्दर मोर, जहाँ तक आप करो। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपने इसे इतना खींच लिया है, इतना खींच लिया है कि अभी अपनी वापस से शेप और साइज रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो इट इज़ दिस स्प्रिंग हैज़ नाउ क्रॉस्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। इसने अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी है, यानी कि जहाँ से बियॉन्ड विच द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वैनिशेस। मैं लिख देती हूँ आपके लिए ये वाला पॉइंट, जहाँ से आप लिख सको क्या है इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड विच प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी वैनिशेस। आसान भाषा में लिखवा दिया है मैंने कि इलास्टिसिटी
आपकी वैनिश होने लग जाए किसी चीज़ से, मान लो आपके पास कोई सिंपल सी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है ना, पार्शियल इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, कैसे भी इलास्टिक हो, आप उसे खींचो तो वो रीगेन कर लेती है अपनी शेप और साइज़, दबाओ कंप्रेस करो तो भी अपनी रीगेन कर लेती है आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव, ठीक है। बट अब आप उसके लिमिट के बियॉन्ड खींच दोगे या लिमिट के बियॉन्ड कंप्रेस करोगे तो वो अपनी शेप और साइज जो है वो रीगेन नहीं कर पाएगा वापस से, और वही इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अब इस स्प्रिंग को आप कुछ ज़्यादा तेज़ दबा दो, अगर ये मेटल स्प्रिंग है समझ लो, आती है कुछ मेटल स्ट्रिंग्स, ऑफ कोर्स वो मतलब एक बार ही कर दोगे तो वो वही वैसे का वैसा रह जाता है, बट आई एम टॉकिंग पार्शियली इलास्टिक हो जाता है वो, समझ लो ऐसा। तो आप उसे थोड़ा सा भी कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस में भी तो उसकी इलास्टिक लिमिट लग गई ना, तो कंप्रेस करने में भी और इलोंगेट करने में भी इलास्टिक लिमिट देखी जाती है, ठीक है। इफ़ यू कैन ट्राई, आपके पेन में जो आपके जो क्लिक वाले पेन होते हैं उसके अंदर होता है स्प्रिंग, वो आप इलोंगेट करके देखो, जितनी आपकी एबिलिटी है सारी पुट कर दो उसमें, और फिर देखना वो आप वापस से रीगेन नहीं कर सकते उसकी वो दोबारा से जो उसका शेप और साइज़ था वो, क्योंकि अब वो अपनी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अफेक्शन, मतलब क्या इफेक्ट्स होते हैं। इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय, लेट मी राइट दिस फॉर यू। इलास्टिसिटी बहुत बेसिक होएगा, पहले तो ऐसे ही चलेगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश कराने की एक ही लेक्चर में। इलास्टिसिटी इज अफेक्टेड बाय three topmost point I am talking about. Change in temperature, let me write it with another pen so आपको ये brightly दिखें। Change in temperature, और इससे रिलेटेड मैं आपको अभी एक क्वेश्चन भी दूंगी जिसमें आपको अपना खुद का दिमाग मारना है और फिर बताना है, ठीक है। सेकेंड, इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस, मैं भी लिख रही हूँ, आपको अभी सब डिस्क्राइब करूँगी। इन सब्सटेंस हैमरिंग, ठीक है। ये 3 टॉप मोस्ट अफेक्टेड थिंग्स, अफेक्शन जिनसे होएगा, जिनसे इफेक्ट होएगा। चेंज इन टेम्परेचर, अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो इट कैन बी इलास्टिक, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस, कितनी वो सब्सटेंस किस किस उससे मिल के बने हुए हैं, किस किस मटेरियल से, मतलब यू नो एलिमेंट्स किस किस से मिल के बने हैं। एंड बाय हैमरिंग इफेक्ट्स कैन बी सीन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी जो हैं, इलास्टिसिटी जो है, फैक्ट जो हो रही हैं, वो तीनों प्रॉपर्टी आपको ये डिस्क्राइब कर देगा। माई क्वेश्चन इज, चलो ब्लैक से ही लिख लेती हूँ। क्वेश्चन इज, मेरे पास एक स्टील बॉल है, ठीक है, स्टील बॉल है, और मेरे पास दूसरी है रबर बॉल। थिंक बिफोर यू आंसर, किसके पास ज़्यादा इलास्टिसिटी होएगी, मोर इलास्टिक और इलास्टिसिटी। थिंक बिफोर यू आंसर, पॉज दिस वीडियो और आई एम गिविंग यू 5 seconds टू गेस। थिंक बिफोर यू आंसर। कुछ लोग बोलेंगे रबर बॉल, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई अब कुछ ऐसा पूछा है कि हाँ रबर बॉल तो सामने से लग रहा है, स्टील बॉल को देते, क्योंकि ये तुक्केबाजी सब कोई करता है, ठीक है, पहली बार में सब कोई करता है। पर आई नीड अ फिक्स्ड रीज़न वाई यू सैड रबर बॉल, वाई यू सैड स्टील बॉल, दोनों के लिए मुझे रीज़न चाहिए क्यों बोला आपने जो बोला।
आई होप आपने पॉज करके अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ किया होगा, या फिर जो भी ट्रिक आप लगाते हो वो यूज़ करी होगी, एंड देन यू आर आंसरिंग। कमेंट में ज़रूर आंसर बताना ना, मैं आपको आंसर बताती हूँ एंड यू विल बी शॉक्ड। कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा स्टील बॉल, बट दे डोंट नो द रीज़न वाई आई सेड स्टील बॉल। आंसर स्टील बॉल ही है, स्टील बॉल इज़ द आंसर, बट नाउ यू आर शॉक्ड। आपने इलास्टिसिटी से मतलब क्या समझा कि अगर मेरे पास कोई रबर बॉल होएगी तो मैं उसे यहाँ से प्रेशर लगाऊँ, यहाँ से प्रेशर लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ या यहाँ से लगाऊँ, मैं जब उसको छोड़ूंगी, कंप्रेस करने के बाद उसको छोड़ूंगी, तो वो तो वापस से रबर बॉल गोल सी गोल आ जाएगी। पर मैं ना स्टील बॉल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। स्टील बॉल को अगर मैं पहली बात पिचका सकती हूँ, और दूसरी बात इलोंगेट हो नहीं सकती, स्टील बॉल है वो। तो मैंने कैसे कह दिया स्टील बॉल? आंसर होएगा आपका मोर इलास्टिक। कैसे हो गई स्टील बॉल? बिकॉज वाई इट इज सो, व्हेन अ बॉडी विच इज़ हार्ड इन डिफॉर्मिंग, जो कि जैसे स्टील बॉल है वो डिफॉर्म करने में हार्ड है, जो कि ज़्यादा फोर्स लेगी, मोर हार्डर द थिंग, मोर हार्डर द फोर्स रिक्वायर्ड, मोर हार्ड। रुको ऐसे करती हूँ, ऑब्जेक्ट hard, then force is also required much more, is the more elastic body। यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। जो बॉडी फोर्स ज़्यादा ले, क्वेश्चन अब रीज़न आ सकता है कि गिव रीज़न वाई स्टील बॉल इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बॉल, यू विल बी ब्लैंक देन, क्योंकि इसमें आपको येस और नो नहीं पूछा कि आप लिख दो कि हाँ रबर बॉल होगी, इसमें रीज़न पूछ लिया। अब आप क्या दोगे रीज़न? ऊट पटांग कुछ भी बनाओगे? तो असली रीज़न ये है कि फोर्स जो बॉडी ज़्यादा लेती है, जिस बॉडी में ज़्यादा फोर्स लगता है, दैट बॉडी इज़ मोर इलास्टिक। द बॉडी विच रिक्वायर मोर फोर्स, आंसर लिख देती हूँ अब मैं, बॉडी विच रिक्वायर, बॉडी और मैटर लिख देती हूँ, बॉडी हम सबकी बात नहीं करें ना, मैटर which require more force is more elastic। Understood? You have to give this reason to your question। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और अब ये इलास्टिक वाला पॉइंट था, ये होता है ओवर। इलास्टिसिटी और ये सब वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब आता है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंड उसके अंदर कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ स्ट्रेस। अब व्हेन आई आस्क यू स्ट्रेस, आपके दिमाग में आता होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने किया हुआ है। रिमेंबर द डायमेंशनल फॉर्मूला, जब आप पढ़ते थे कि प्रेशर एंड स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम रहता है। प्रेशर एंड स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। वाई यू थिंक कि क्यों होता है सेम क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया होगा, पूछा भी होएगा कि कुछ चीज़ों की जो वो होती हैं वो सेम क्यों होती है। जैसे टॉर्क और फोर्स आप जान कर आ चुके हो 7-8 चैप्टर में, 6 चैप्टर में आई गेस। पर आप जानोगे अब स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम क्यों होते हैं? ऑफ कोर्स इनके फॉर्मूला सेम होते हैं, बट फॉर्मूला सेम क्यों होते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रेशर इफ़ आई आस्क यू? प्रेशर क्या होता है पहले मैं आपसे पूछूं। प्रेशर, लेट सपोज आपकी रेगुलर ज़िंदगी से लेते हैं, ठीक है, ये आप हो। अब आपने होमवर्क नहीं किया किसी कारण से, बहुत डीप कारण होगा आपका, वही फेक कारण नहीं होता आपका कि आपका कोई डॉग खा गया या फिर उस पर पानी गिर गया या फिर आप नोटबुक घर भूल गए, ये नहीं है आपका कारण। आपका कोई सॉलिड रीज़न है कि हाँ भाई कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण आपका होमवर्क नहीं हो पाया।
अब टीचर तो प्रेशर डालेगी कि होमवर्क क्यों नहीं है, ठीक है, प्रेशर टीचर ने डाला। अब अंदर में स्ट्रेस आया कि अब टीचर ने तो कल ही के कल होमवर्क मांगा है, इतना सारा आप कहाँ से करके दोगे। प्रेशर बाहर से लगा, स्ट्रेस अंदर आया। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लिसन दैट अगेन, प्रेशर एक्सटर्नल, स्ट्रेस इंटरनल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एंड स्ट्रेस इंटरनल होता है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। ये तो हो गया प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या था। प्रेशर एक्सटर्नल होता है एंड दिस इज इंटरनल। ये तो आपको पहला पॉइंट पता चल गया मेरे एग्जांपल से। नाउ इफ आई आस्क, मेरे पास दो, समझ लो मेरे पास दो स्टूडेंट है, दोनों ने ही काम नहीं किया। एक तो वही जिसके स्ट्रेस आ गया दिमाग में कि अब कहाँ से करके दूंगा, और दूसरा रिलैक्स्ड कि हाँ ठीक है, मैं इतना प्रेशर झेल सकता हूँ, मैं करके टीचर को कल के कल किसी ना किसी तरह से दे दूंगा। तो दिस बॉय और दिस गर्ल हैज़ दैट मच स्ट्रेंथ टू टेक दैट मच स्ट्रेस। उतना स्ट्रेंथ है इसके पास कि वो उतना स्ट्रेस ले सकता है। यानी कि अब इस वे में अगर आप स्ट्रेंथ डिफाइन करो, स्ट्रेंथ डिफाइन कर सकते हो अब आप। स्ट्रेंथ इज व्हाट? मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन टेक, मैक्सिमम स्ट्रेस अ बॉडी कैन टेक। नाउ यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि इस इंसान के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होएगी, हाई स्ट्रेंथ, बिकॉज इट कैन हैंडल मच स्ट्रेस। मतलब टीचर ने प्रेशर दिया तो इसके दिमाग में स्ट्रेस हैंडल करने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेस होएगा, यही इस इंसान के लिए भी और यही इस इंसान के लिए भी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट दैन दिस इज़ अ मच प्रेशर, यही चीज़ का प्रेशर आपको खाता है। तो इस इंसान के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इस इंसान के पास कम स्ट्रेंथ है, बिकॉज इट कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस गिवन बाय हिज और हर टीचर। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेंथ। अब क्या आप स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हो? अब इसमें आप वो टर्म्स यूज करोगे। कैन यू डू इट फॉर मी? नाउ डिफाइन स्ट्रेस। Now can you define stress? Now can you define stress? It is the internal restoring force. Internal restoring force. इंटरनल प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। यानी कि आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल कि आप इस एफ आर को एफ के इक्वल यानी फोर्स के इक्वल क्यों लिख देते हो। ये तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये तो फोर्स हो गया, तो आप इसकी जगह ये क्यों लिखते हो? इसीलिए तो आप स्ट्रेस एंड प्रेशर को इक्वल कहते हो कि स्ट्रेस और प्रेशर के दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम, बिकॉज फार्मूला सेम है। हाउ वी आर सेइंग फार्मूला सेम है? हमारा तो ये आ रहा है। नाउ लेट मी टेल यू दिस वन इज वेल। लेट अस सपोज वी हैव दिस, कोई हम अब किसी अंदर, किसी समझो किसी स्प्रिंग के, किसी ऑब्जेक्ट, किसी इलास्टिक बॉडी के अंदर जाकर के ये देख रहे हैं मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, नाउ समझ लो बॉडी, यहाँ वाली जो बॉडी है इट इज़ इन इक्विबिलियम। इक्विबिलियम आप सबको पता है, आप पढ़कर आए हैं, द नेट फोर्स इज ज़ीरो। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। ठीक है,
नाउ आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, योर मसल फोर्स, ठीक है ना, आप अपना फोर्स लगा रहे हो इसे कंप्रेस या एलोंगेट करने का। ये है आपकी इक्विलिब्रियम बॉडी, ठीक है, बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। फोर्स यहाँ पे लग रहा है एंड यहाँ से इंटरनल, यहाँ लेट मी चेंज माई पेन एंड देन शो यू, यहाँ पर एक्सटर्नल सॉरी दिस फोर्स इज अप्लाइड, इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड ओवर हेयर। एंड आपने पढ़ा ही होगा कि जब आप ऐसा बनाते हो, जैसे समझ लो आपकी कोई बॉडी है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एंड नीचे उसका वेट लग रहा है mg, तो n इज इक्वल्स टू mg होता था कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रही है। तो y कैन नॉट f इज इक्वल्स टू एफ आर, तो फोर्स कट गए एक दूसरे से, तो एफ आर इज इक्वल्स टू एफ। कोई पार्ट नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ बताना है, या फिर आप पीछे वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो। मैं एक और बारी बोल देती हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने कोई भी मैटर लिया, समझ लो मैंने कोई स्प्रिंग ले लिया मान लो। अब मैं ये मॉलिक्यूलिंग पार्ट पे बात कर रही हूँ, एटॉमिक लेवल पे बात कर रही हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने फोर्स यहाँ से लगाया एलोंगेशन करने के लिए या फिर कंप्रेस करने के लिए, व्हाटएवर। ये बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, नेट एक्सटर्नल फोर्स इसका ज़ीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, इक्विलिब्रियम यही होता है, ठीक है। तब आपका जो इधर जो फोर्स लग रहा है एंड जो मॉलिक्यूल्स में इधर की तरफ लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनली लग रहा है, क्योंकि ठीक है, तो वो तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, एंड व्हाट हैपेंस, इट कट्स ईच अदर। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। So that's why we can say Fr is equal divided by A can be equal to F by A, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ आया आपको स्ट्रेस के बारे में मैंने इतना पढ़ाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और इस वीडियो में हम शायद से सिर्फ स्ट्रेस की ही बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका वीडियो लंबा हो और आपको दिक्कत आए, ठीक है। नाउ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सॉरी, छोटे छोटे से हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल भी कहा जाता है। कैसा फोर्स होता है ये? परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू एरिया। समझो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, समझो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मेरे पास समझ लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पे जो ऐसे लग रहा होगा फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल टू परपेंडिकुलर टू एरिया, ऐसे लगने वाला फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये समझ लो आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे लगने वाला फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। और आपको पता है ये स्ट्रेस को नहीं पता, मैं अभी बता रही हूँ आपको कि स्ट्रेस को हम सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वाले को कहेंगे एन, जिसके नीचे एल लगा रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया यहीं पे ख़त्म। सेकंड, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल नाम में ही है इसके, तो टेंजेंट
पे लगने वाला फोर्स। नाउ लेट मी शो यू इट विद अ डायग्राम। ठीक है, जो फोर्स कुछ इस तरह से लगे, टेंजेंशियल लगे, और कैसे मैं आपको दिखाऊं, रुको ऐसे दिखाती हूँ। टेंजेंट पे लगने वाला फोर्स विच डिस्प्लेसेस, ये दिख पा रहा होगा कि इट इज मेकिंग सम एन एंगल। मतलब किसी, आपने कोई ऐसा मिठाई का डब्बा देखा होगा कि आप उस पर कोई फोर्स लगाते हो तो वो टेढ़ा हो जाता है, मतलब ऐसे की ओर हो जाता है। समझ पा रहे हो ना आप, और जो एंगल ये बनाता है, ठीक है, थीटा एंगल। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ये अभी हम स्ट्रेस की बात करें तो इस थीटा को रिमूव कर दो बस। अभी अभी इतना रखो, टेंजेंशियल विच इज टेंजेंट टू द एरिया, टेंजेंट टू द एरिया। ठीक है, और फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब कैसे फॉर्मूला, सिग्मा टेंजेंशियल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स, या एफ, आपकी मर्जी लिखो, आप एफ भी लिख सकते हो यहाँ पे इरेज करके सिर्फ, बाय कैसा एरिया लग रहा है, टेंजेंशियल एरिया, टेंजेंशियल टू एरिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एरिया में आपको परपेंडिकुलर बना लेना साइन। नाउ थर्ड, which is the last type of stress, volume or bulk stress. What is it? It is the force applied by all the direction, in all the direction. ये मैं आपको डायग्राम से ही बता पाऊंगी। समझ लीजिए मेरे पास ये कोई बॉल है, ठीक है, अब इस पे हर किसी डायरेक्शन से प्रेशर लगे, हर किसी डायरेक्शन से जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कैन बी रिटन एफ इज इक्वल्स टू, आप लिखते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, यही। तो ये हर डायरेक्शन से लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द डायरेक्शन ऑन अ बॉडी, फोर्स अप्लाइड, ध्यान से सुनना, फोर्स अप्लाइड बाय ऑल डायरेक्शंस on a body, on a particular body is known as volume or bulk stress. and ये नॉर्मल ऐसे किसी भी, मतलब नॉर्मल जब तक वो पानी में ना हो तब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ना के बराबर ही कोई होती है। सो ये ऑलमोस्ट कंडीशन लिक्विड में ही होती है, इन लिक्विड कंडीशन। एंड आपने नोटिस किया होगा, आप किसी कंटेनर को लीजिए, ढेर सारा पानी होएगा, उसमें आप कॉटन बॉल डाल के देखना, ठीक है, कॉटन बॉल है तो ब्लू ही ले लेते हैं हम, वाइट ब्लू। कॉटन बॉल डाल के देखना, जैसे ही आप डालोगे और जब उसे निकालोगे तो उसका साइज थोड़ा श्रिंक हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं। इस केस में जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन से फोर्स लगा रही है PA, एंड वॉल्यूम श्रिंक्स द बॉडी, ठीक है। इट इज़ हैपनिंग इन द हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ऑफ कोर्स पानी में हो रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है ना। इंटरनल स्ट्रेस विल बी बैलेंस बाय द एक्सटर्नल प्रेशर। क्या कहा कि आप मान लो मेरे पास ये जो है, ये बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है, सॉरी, इसमें पानी भरा हुआ है, और मैंने कोई कॉटन बॉल डाल ली, मतलब समझ लो, ठीक है। अब क्या होएगा कि अब इसको, इस बॉल में जो है, जो बॉल हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में ऑफ कोर्स, तो ये जो इंटरनल स्ट्रेस जो है, इसका इंटरनल स्ट्रेस
विल बी बैलेंस बाय द एक्सटर्नल प्रेशर, जो यहाँ एक्सटर्नली लग रहा है प्रेशर ऑन दिस ऑब्जेक्ट, बैलेंस आउट, ठीक है, विच विल बी, हाउ विल वी रिप्रेजेंट दिस बैलेंसिंग, बाय वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन एंड चेंज इन प्रेशर क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। समझ आया? आई होप आपको ये वॉल्यूम, बल्क, स्ट्रेस भी समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस पढ़ लिया, नाउ स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? I'll give you the definition right now. Change in configuration divided by original configuration. मतलब आपके पास समझ लो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये मान लो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अब किसी चेंज के कारण, ठीक है ना, किसी वजह के कारण कोई चेंज हुआ जिससे अब ये इतना हो गया। मैं बेटा एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको समझ आए। सो दैट इज नोन एज स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। देखना, दोबारा से इस पे फोकस करो, मैं कुछ डिलीट वगैरह कर रही हूँ। देखो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये इसकी है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नाउ मैंने चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करी, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, रिमूव्ड हेयर एंड रिमूव्ड हेयर, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। दिस इज हाउ यू डिफाइन स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस ई से भी, जिसे हम वो कहते हैं एप्सिलन, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। हाउ कैन वी से स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस? यू हैव रेड दिस एज वेल कि आपका स्ट्रेन जो होता है डायमेंशनलेस होता है। गिव द नेम ऑफ ऐसी कोई वो बताओ जो डायमेंशनलेस यूनिट हो, ठीक है। तो ये एक वैसी होती है डायमेंशनलेस। हाउ इज इट डायमेंशनलेस? आई हैव जस्ट शोन यू बट यू जस्ट इग्नोर्ड इट. हाउ एम आई सेइंग इट? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। अब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दोनों की दोनों मीटर में ही तो होंगी। मीटर से मीटर, चलिए आप पूरा करके दिखा देती हूँ, यानी कि L बाय L डायमेंशनली लिख रही हूँ। L 1 होता है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 माइनस, विल गेट 0, डायमेंशनलेस, ठीक है। दैट इज वाई वी कॉल स्ट्रेन एज डायमेंशनलेस यूनिट। नाउ इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेन। जो मैंने आपको बताया ना चेंज इन लेंथ, वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। Change in configuration divided by original configuration is the real definition for strain, but if particularly asked by longitudinal or tangential or volume strain, तो आप जो given definition है वही लिखोगे, ठीक है। Now for tangential strain, of course ये भी ऐसे tangentially ही अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पर। मान लो ये कोई आपकी बॉडी है तो ये ऐसे अप्लाई हुई,
ठीक है, तो ऐसे ही अप्लाई होंगी ये, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेन, व्हाट इज टेंजेंशियल? अगेन विच आई वाज टॉकिंग अर्लियर, कि मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वेट, मान लो आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज इट्स एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड टेंजेंशनली आपका वो लग रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका कोई पॉइंट है, वेट, यहाँ पे इसका पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंशनली फोर्स इज अप्लाइड एंड ये कुछ इस तरह से हो जाता है, एंड द एंगल फॉर्म्ड इज थीटा, और ये जो जितना डिस्टेंस आया इसमें ये डेल्टा एक्स, चेंज इन, समझ आया? एंड दिस ई टी यानी कि स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन के लिए डेल्टा एक्स बाय एल, लेंथ पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी लेंथ है, ठीक है। नाउ द चेंज यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ, विल बी इक्वल टू टेन थीटा, बिकॉज बीच में थीटा आ गया, एंड ये आपको पता है ना, पी बाई बी, टेन थीटा। सो दिस कुड बी योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। और अगर एंगल आपका कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है इसके बीच में, अगर आपका एंगल कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, देन टेन थीटा विल बी करस्पॉन्ड टू थीटा, सिमिलर टू थीटा, ठीक है, समझ आया? नाउ वॉल्यूम स्ट्रेन, विच इज द लास्ट फॉर स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन? जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। वॉल्यूम में है, ऑफ कोर्स पानी में हो रहा है, ऑल तरफ से डायरेक्शन, हर तरफ से फोर्स लग रही है, डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में हर तरफ से फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला जाता है इसे, जो कि चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। समझ आया? नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल चैप्टर इज कमिंग, विच इज हुक्स लॉ। नाउ आई नो आपके दिमाग में हुक्स का नाम सुनते किसका याद आया होगा? योर हुक्स, दैट हुक, रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड द बार्क में, ट्री की बार्क से उन्होंने सेल डिस्कवर किए थे। ही इज़ द पर्सन, रॉबर्ट हुक इज़ द ओनली पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस हुक्स लॉ एज वेल। तब के टाइम पर मतलब एक ही इंसान, सोचो, बायो में भी एंड फिज़िक्स में उनका एक पार्ट है पूरा, जो हमें फिज़िक्स के पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था ना कि आप बायो अलग, फिज़िक्स अलग, आपकी 8th 9th तक भी सेम थी, 10th तक भी, 11th में आके डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना। सो व्हाट इज़ हुक्स लॉ? इट स्टेट्स दैट कि आपकी जो ये है स्ट्रेस, जो है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन in the only condition of elastic limit। जैसे मम्मी पापा आप पे लिमिट्स लगाते हैं ना कि अच्छा आपको ये काम करने को मिलेगा अगर आप तब तक करो। जैसे आप फ़ोन चला सकते हो पर रात के 9 बजे फ़ोन हाथ में हमारे होना चाहिए, ठीक है, तो ये लिमिट्स लगा दी जाती। वैसे ही हुक्स लॉ में भी ये लिमिट्स थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन भाई भाई यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रह सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन इट्स इलास्टिक लिमिट। मतलब किसी ने भी अपनी इलास्टिक लिमिट तोड़ी, दे वोंट बी नो लॉन्गर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन का एक ग्राफ दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होएगा। Here stress and here strain. नाउ देखो, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया। अब ये हुक्स लॉ कहाँ तक अप्लाई हो रहा है? हुक्स लॉ इज अप्लाइड टिल हेयर। हुक्स लॉ इज अप्लाइड टिल हेयर। व्हाई इट इज अप्लाइड टिल हेयर ओनली? बिकॉज यहाँ पर ये देख रहे हो आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट बन रही है। यहाँ पर आपका सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, एंड यहाँ पर अब पॉइंट्स आ रहे हैं, ब्रेकिंग पॉइंट एंड डिफरेंट पॉइंट्स। अभी मैं वो भी डिस्कस करूँगी जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन का एक्चुअल ग्राफ डिस्कस करेंगे हम जब। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ पे नहीं आए हैं, अभी ही होएगा, इसी लेक्चर में होगा, डोंट वरी। नाउ ऑफ कोर्स ये आपका रूल है, आप अगर फिज़िक्स के स्टूडेंट हो आप सब जानते हो, ये आप हमारा रूल होता है अगर किसी भी चीज़ के बीच में आपने कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाया है तो उससे हमें कांस्टेंट मिलता है। अब इस बार कौन सा कांस्टेंट मिला हमें? इज इक्वल्स टू ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिली हमें, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द कांस्टेंट ओवर हियर। ठीक है, तो इससे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो जैसा आप करते हो ऑफ कोर्स निकालने के लिए। अब देखो ज़रा कि कैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी सेम वो है, क्या कहते हैं उसे, यूनिट। ये न्यूटन मीटर पर सेकंड है, मीटर पर स्क्वायर है। ये नो यूनिट, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, यू नो, नो डायमेंशन, नो यूनिट। अब इसे ही हम, आपको ये तो पता है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, एंड दैट इज एग्जैक्टली फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये तो हमारा था हुक्स लॉ। ना हुक्स लॉ के भी वो होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, शियर, बल्क। ये जो आपका ये मॉड्यूलस निकला है इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके भी 3 टाइप होते हैं, वाई लॉन्गिट्यूडिनल, टेंजेंशियल एंड वॉल्यूम। तो इसकी भी डिस्कस कर लेते टाइप्स। लॉन्गिट्यूडिनल मॉड्यूलस, और इसके लॉन्गिट्यूडिनल मॉड्यूलस को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। अब जिन बच्चों ने डीपली पढ़ाई करी होगी उनको पता होएगा, चैप्टर 1 आपने पढ़ा हुआ था, यंग्स मॉड्यूलस का भी आपने डायमेंशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, what is, how we represent Young's modulus? By a y, and y is of course E हमारा क्या था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन, तो y is equals to sigma upon strain, which will be, we can say, सिग्मा क्या होता है आपका F by A, एंड स्ट्रेन क्या है आपका डेल्टा L, यानी कि चेंज इन L, सॉरी, चेंज इन L डिवाइडेड बाय, चलो ये पूरा का पूरा मैं आपको एक जगह करके दिखाती हूँ। ये कर लिया आपने, डेल्टा L बाय L ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको जब शॉर्ट आउट करोगे F बाय A इंटू L बाय डेल्टा L, वी कैन राइट दिस एज वेल। तो ये हो गई y।
व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल. इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना. यंग्स मॉड्यूलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंशियल मॉड्यूलस विच वी कॉल शेयर मॉड्यूलस ओवर हियर. पहले भी लिख रहे थे ना हम शेयर मॉड्यूलस, शेयर एंड टेंजेंशियल एंड शेयरिंग. यहाँ पर हम मॉड्यूलस के केस में शेयर बुलाते हैं, तो हम शेयर लिखेंगे. ठीक है. डजंट मेक अ डिफरेंस. शेयर मॉड्यूलस. What is shear modulus? Shear modulus is defined by represented by a G. We can write it as, अब आपने उसके लिए कैसे लिखा था? आपने टेंजेंशियल स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला था आपका ये डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स बाय एल, और इसका क्या था आपका स्ट्रेन. यानी यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का टेंजेंशियल फॉर्मूला लिखना है. यहाँ पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टेंजेंशियल फॉर्मूला लिखना है. टेंजेंशियल फॉर्मूला. कैन यू डू दैट? तो टेंजेंशियल फॉर्मूला मैं लिखूंगी तो आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा एफ एल एरिया डेल्टा एक्स. और हम क्या लिख सकते थे? एल बाय डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स बाय एल को आप क्या लिखते थे? टेन थीटा. अब ये उल्टा है तो ऑफकोर्स टेन थीटा भी उल्टा ही आएगा. तो एफ बाय ए टेन थीटा. अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला ना. बल्क मॉड्यूलस जिसे हम क्या कहते थे? वॉल्यूम. यहाँ पर हम बल्क यूज़ करते हैं, बल्क मॉड्यूलस, जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब बल्क मॉड्यूलस के लिए मॉड्यूलस क्या होता है? सिग्मा बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो इधर सिंपली, यानी कि डेल्टा पी वी बाय डेल्टा वी. नाउ हियर वी अप्लाई ए नेगेटिव साइन. क्यों अप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन? बिकॉज इन द केस ऑफ पानी के केस में जो होता है वो प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम छोटा हो जाता है ना, प्रेशर बढ़ जाता है. तो इस वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण नेगेटिविटी आ जाती है. आंसर पूरा नेगेटिव आने लगेगा आपका, जो भी आएगा कुछ नेगेटिव में ही आएगा. पर आपका ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव है वो बैलेंस आउट करने के लिए होता है. हैंड्स कैंसल. तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा. समझ आया? ये तो थे आपके मॉड्यूलस भी हो गया. अब आपका नाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ, जिसकी मैं आपकी कुछ देर पहले बात कर रही थी, 5 मिनट पहले एग्जैक्टली. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ. स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ में आपका, मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ स्क्रीन ताकि आपको दिखे ढंग से. ये वाला बहुत डीपली बताया, वो वाला मैंने बस शॉर्टकट बताया था. यहाँ पे आपका स्ट्रेस आता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन आता है. नाउ आई हैव दिस डायग्राम. ठीक है, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ किया. यहाँ तक जहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ तक ए पॉइंट मान लो इसे, ये ओ पॉइंट. यहाँ तक दिस इज फॉलोइंग द हुक्स लॉ, फॉलोइंग द हुक्स लॉ विच इज सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. एप्सिलॉन बोल सकते हो क्योंकि इसके लिए ई भी यूज़ होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. ठीक है,
नाउ यहाँ तक अगर कोई बॉडी स्ट्रेच करी गई तो वो रीगेन हो सकती है, बिकॉज क्या थी, मैंने आपको बताया भी था हुक्स लॉ पढ़ते हुए, दिस only follows when it is under the elastic limit. Of course it can regain its shape back. Now here the point B, जहाँ से इलास्टिक बाउंड्री क्रॉस होने लगा थी, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट एंड बी है इलास्टिक लिमिट। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ए ओ जो है यानी कि ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही है तब तक, प्रोपोर्शनल लिमिट, एंड बी इज योर इलास्टिक लिमिट। इसके आगे, बी के आगे स्ट्रेच करोगे तो वो रीगेन नहीं हो पाएगी। सी इज द पॉइंट वेयर रीगेन नहीं हो पाएगी। समझ लो अगर आपने सी तक कर दिया तो आपको एक ग्राफ मिला, ठीक है, यहाँ पर एक और ग्राफ मिला, लेट मी टेक अनदर पेन, यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिला, आपने इलास्टिसिटी क्रॉस कर दी, ठीक है, आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। अब ये जो है विल नॉट रीगेन its position back. Will not regain its position back because it is now coming outside the elastic limit. यहाँ तक तो सिर्फ, यहाँ तक क्या थी, इलास्टिक लिमिट के अंदर थी, ठीक है, और ये हो गया डी एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर अब डी एक पॉइंट हो गया अल्टीमेट, एंड दिस पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। जहाँ पर आपने इतना तेज़ खींचा किसी इलास्टिक को इतनी गंदी तरह से कि अब वो और नहीं साथ रह पा रहा है, उसके मॉलिक्यूल फटने को आ गए, मतलब वो ब्रेक हो गया इस पॉइंट पर, ठीक है। नाउ प्लास्टिक रेंज यानी कि जो सी से डी तक है उसे हम डक्टाइल मैटर कहेंगे, डक्टाइल मेटल। किसी भी चीज़ की प्लास्टिक रेंज जो है वो हाई होती है, यानी कि सी एंड डी पर जैसे है, वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएंगे। प्लास्टिक रेंज जिसके स्मॉल हुए वो ब्रिटल कहलाएंगे, जो एक्चुअली एकदम से टूट जाएं। यहाँ से यहाँ तक वो नहीं टूटे थे, यहाँ से इस पेन को यूज़ करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक वो नहीं टूटे, यानी कि इट इज़ अ डक्टाइल मटेरियल, और वो यहीं पर ब्रोक हो जाते हैं, यानी कि प्लास्टिक रेंज इनकी छोटी होती, स्मॉल होती, तो वो ब्रिटल होती। समझ पा रहे हो? नाउ फ्यू मोर टॉपिक्स लाइक 1 और 2 बचे हैं, लेट मी चेक। या लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एंड आपकी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Now elastic potential energy, elastic potential energy is the work done by external force in deforming objects, work done by external forces के द्वारा जो वर्क डन हुआ है in deforming bodies, in deforming objects, it is stored initially in the object, that is known as elastic potential energy। क्या कहा मैंने? पोटेंशियल एनर्जी, आप सबको पता है, आप फॉर्मूला यूज़ करते हो उसके लिए। वैसे ही इलास्टिक पोटेंशियल के लिए हम निकालते हैं हाफ सिग्मा स्ट्रेन एंड वॉल्यूम, और अगर आपको पोटेंशियल बाय वॉल्यूम निकालना हो तो सिर्फ हाफ सिग्मा स्ट्रेन। दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज़
और यहाँ से आप कई अतरंगी फार्मूलाज निकाल सकते हो। सिग्मा में आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का फॉर्मूला यूज़ करके। अब आपका ये जो लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर फिर भी फॉर योर नॉलेज यू कैन टेक द फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी के लिए, जो कि इतना नीडी नहीं है। लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल इसमें लगता है, यानी कि लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डेंसिटीज, यहाँ से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। एक्स्ट्रा में माइनस लगता है एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्यों लगता है, एज टू बैलेंस आउट हमारा आंसर नेगेटिव ना आए। दैट इज़ अबाउट द होल चैप्टर। आपका हमने 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है एंड अच्छे से, सच कह रही हूँ, अच्छे से हर एक टॉपिक कराया है, कोई एक टॉपिक मिस नहीं कराया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो डिप्रेस हो रखे हैं। अगर लास्ट डे पर देख रहे हैं तो आपकी उसके काम आ जाएगा ये लास्ट डे पर देखने पे।